दूसरा, अब इसका अगला कैरेक्टर यानी कि चौथा नंबर में 4 हो जाएगा। अब ये चीजें हमें करके देखनी पड़ेगी कि भाई वो हाइड्रोजन गैस देता है या नहीं, ये करके देखना पड़ेगा कि ये अम्ल है या नहीं। दूसरा लिखिए, अम्ल धातु कार्बोनेटों लवणों के साथ, धातु कार्बोनेट लवणों के साथ धातु कार्बोनेट लवणों के साथ क्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। अब देखिए, कोई भी कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2, इसको कहते हैं कार्बोनेट। जिसको नहीं पता वो ये भी लिख लेना। अब बात कर रहे हैं धातु कार्बोनेटों की, तो धातु कार्बोनेट जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, अब इसके किसी भी अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वही बात है कि दो चीजें परमानेंटली बनेंगे। ये कॉमन हमें ध्यान रखना है कि एक CO2 बनेगा, एक जल बनेगा। अब ये CO2 और जल कहां से बना, ये CO2, तो देखिए CO3 में से CO2 निकल गई, एक O बच गया, और अम्ल में से वापस H जाएगा, एक H नहीं बल्कि 2H, तो 2H यानी कि H2, और इसमें से एक O चला गया, क्या बच गया, H2O। यानी कि कार्बोनेट क्रिया कौन करता है, ये कार्बोनेट प्लस धातु का, इसका अम्ल का हाइड्रोजन। अब यहां भी लवण बनता है। अब लवण कौन सा बनेगा, सोडियम Na2SO4, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम और इसका लवण जो है वो कौन सा होता है, सल्फेट का, और सोडियम का लवण कौन सा होता है, सोडियम सल्फेट। अब कोई भी अम्ल होगा या कोई भी कार्बोनेट होगा, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसके रिएक्शन आप करवाएं HCl से, ठीक है ना, ये रिएक्शन है, लिखें कितने जनों को आ जाती है अपने आप बिना, जो मैंने बात बताई है कि ये दो तो परमानेंट बनेंगे। अब आपको ये पहचानना है कि लवण साथ में कौन सा बनेगा, आप इस तरह से लिख लें। अब देखो जो CaCO3 है, तो ये दो चीजें तो हमें परमानेंट हमें याद रहेगा, तो कोई भी कम से कम समय भी हमें लगना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए समय भी बचना चाहिए, क्वेश्चन तो सही करना ही है, ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए उसमें। अब ये Ca, इसकी संयोजकता 2 है और Cl की संयोजकता 1 है, तो इससे बनेगा जो यौगिक उसका क्या, CaCl2। Cl किसी के भी पीछे लगा हुआ होगा उसको क्लोराइड बोलेंगे, धातु के पीछे लगा होगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड है। उसी तरह ये Zn, अब ये दो चीजें तो परमानेंट अब हमें याद रहेगा, तो ये चीजों में तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जिंक है, इसकी संयोजकता 2 है और NO3 की 1 है, तो एक जिंक के साथ 2 NO3, इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा परमाणु है ना एक से। अगर एक सिंगल परमाणु होता 2 लिखते हैं तो उसके पैर में लगाते हैं, जैसे Cl एक सिंगल परमाणु है, अकेला परमाणु है,
जबकि NO3 क्या है, NO3 सिंगल एटम नहीं है, सिंगल परमाणु नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम है, परमाणुओं का समूह है। इस वजह से इसको यहाँ पे इस प्रकार से जिंक नाइट्रेट। उसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें, अब ये दोनों तो परमानेंट, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें याद रहना चाहिए। और Mg की संयोजकता 2 है, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से हाँ, वो बैलेंस अभी हमारा टॉपिक नहीं है, आप बैलेंस खुद कर लिया करें, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये 2HCl हो जाएगा, तो बैलेंस भी आप खुद करते जाएं। अगर इसलिए मैं नहीं करवा रहा, ताकि आप लोग जो है खुद करेंगे तो आपको बैलेंस करना भी आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। और ऑप्शन में हम देख सकते हैं, ये कोई ज्यादा सोचने के भी इसमें जरूरत नहीं है। कल पेपर में आपने देखा, ऑप्शन में हम देख लें कि दोनों तरफ बराबर कौन सा है, तो ऐसे सवालों में तो गलती होनी नहीं चाहिए। अब आगे लिखिए, अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कर, धातु बाइकार्बोनेट, ब्रैकेट में आप लिख लें, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके भी CO2 व जल देते हैं। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके भी CO2 व जल देते हैं। अब देखिए बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट कहते हैं HCO3 माइनस को। ये HCO3 माइनस जो है, ये HCO3 माइनस कहलाता है बाइकार्बोनेट। इसमें एक माइनस होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो जिसको नहीं पता है वो ये लिख ले कि भाई बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस, इस पे एक ही माइनस होता है, दो की बजाय। अब इसके रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे हमने यहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, देखिए बाइकार्बोनेट की संयोजकता क्योंकि एक है, इसलिए कैल्शियम के साथ कितने बाइकार्बोनेट आए, कैल्शियम के साथ 2 बाइकार्बोनेट आए, ठीक है। अब परमानेंट वही, वैसे तो आपको इन दोनों लाइनों को एक साथ ही याद करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे रिएक्शन करवानी थी, इसलिए मैंने अलग अलग करवाया है कि चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, अम्ल उसके साथ क्या देंगे, CO2 और जल। ये आपका शॉर्टकट करना भी हमें आना चाहिए कोर्स को, तो ये 2 लाइनों को एक साथ ही हमें याद करना है। अब यहां पर वही बात, ये दोनों चीजें परमानेंट बनेगी और लवण भी वही बनेगा जो अम्ल में बना है। जैसे कि ये Ca और ये इसका ऋणायन कौन सा, SO4, तो ये Ca, इन दोनों की 2-2 होती है, तो 2 से 2 कट गया, तो दोनों का एक आयन जुड़ गया, तो CaSO4। इसके बाद में एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ध्यान रखना ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमारे पेट में भी जो ध्यान रखना, ये खास बात है, और ये आगे मैं लिखवा भी दूंगा कुछ पॉइंट इसके मेन कि हमारा पेट जो है उसका जो पहला हिस्सा है अमाशय, जहां खाना सबसे पहले जाता है, उस अमाशय में भी ये HCl होता है, क्योंकि वहां जितनी भी रिएक्शन होती है उसके लिए एसिड जरूरी होता है, अम्लीय माध्यम जरूरी होता है। तो हमारे पेट में भी ये HCl होता है, जिसको नमक का तेजाब कहते हैं ना, जिससे टॉयलेट साफ करते हैं, जो ये पीले रंग का आता है बोतल में, वो आपके पेट में भी मौजूद है, ध्यान रखना। और कई बार जब एसिडिटी हो जाती है और कई बार वो लिक्विड ऊपर आ जाता है मुंह में, या उल्टी सी हो जाती है बाकी सी, तो वो उसमें वो जो एसिड निकलता है वो HCl होता है एक्चुअली। जब HCl की ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए उस एसिड को हम यहाँ क्या मिल लेते हैं, जो इनो के रूप में लेते हैं,
ठीक है ना। वो इनो एक्चुअल में या जितने भी लवण मिलते हैं किसी भी नाम से हो, ये तो एक कंपनी का नाम है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एक्चुअली। इस सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके नाम भी हम आगे पढ़ेंगे, ये खाने का सोडा होता है। तो इससे जब क्रिया करते हैं तो ये CO2 और जल बनेंगे, और साथ में अब Na और Cl क्या बन गया, 2 NaCl। तो ये 2 NaCl इसमें बन जाता है, यानी कि NaCl ये आपके पेट में रिएक्शन होती है और ये इससे क्रिया करके इसको पेट में से खत्म कर देता है। तो जो पेट में जो एसिडिटी होती है वो एसिडिटी क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज ये है कि ये जो CO2 है, क्योंकि पेट में आगे सिस्टम नहीं है कि गैस चली जाए आगे, तो ये जो CO2 है ये आगे नहीं जा सकती, आंतों में नहीं जा सकती अमाशय से, तो ये वापस रिटर्न होगी, और उस रिटर्न के एवज में आपको डकार आएगी। ये जो गैस निकलती है वो CO2 होती है, क्योंकि अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, CO2 गैस बनी, और CO2 गैस बनी तो डकार आ गई, और डकार आते ही जो है हम लोग खुश हो जाते हैं कि डकार आ गई, यानी कि अब एसिडिटी है, वो मतलब रिएक्शन हो गई। इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हाँ भी रिएक्शन हो गई, CO2 बन गई, अब एसिड खत्म हो गया, तो इसका मतलब एसिडिटी भी क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है ना। अब एक भारतीय लोगों के बेवकूफी की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि वो जब एसिडिटी हो जाती है तो देखिए मूर्ख लोग, और उनमें से आप भी कई लोग हो, कि मूर्ख लोगों की जो निशानी है मतलब वो क्या है कि वो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक खुद एक एसिड होता है। अब कोल्ड ड्रिंक होता क्या चीज है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो कोल्ड ड्रिंक एक एसिड होता है जो पानी में CO2 मिला के बनाया जाता है। पानी और CO2 जब रिएक्शन करती है तो एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल जो है, ये कार्बोनिक अम्ल ही कोल्ड ड्रिंक होता है। इसका स्वाद जो है वो काफी क्या होता है, तेज होता है। अब क्या होगा कि आप इसको पीते हैं और पीने पर एसिड को मिटाने के लिए एसिड ही पी रहे हैं। अब ठीक है, हमारे शरीर में ये सिस्टम होता है, ये अंदर जाएगा, ये इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो पानी को तो हमारा शरीर कर लेगा अवशोषित, उस CO2 को जो है नहीं करेगा और उस CO2 को वापस भेजेगा। हालांकि ये वाली CO2 नहीं है जो क्रिया से बनी है, ये तो इसके खुद के CO2 है। तो ये जो CO2 है, ये CO2 बनेगी और वो डकार हालांकि तब भी आएगी, लेकिन आपके पेट के एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। और बेवकूफी में हम खुश होते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक पीने से भी डकार आ गई, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू में वेस्टेज ऑफ मनी होता है, वो पैसों की बर्बादी होती है। ठीक है ना, यहां नहीं लगा सकते दो, ठीक है, क्योंकि हमें जल के लिए जल के लिए अच्छा सॉरी इसमें 1 HCl से काम चल जाएगा, 2 काट दो आप, क्योंकि ये 1 H इसमें बाइकार्बोनेट में मौजूद होता है ऑलरेडी। तो 1 H और 1 इसका हो, ये H2O बन जाता है। ठीक है, ये जो है अरे NaCl के आगे नहीं आएगा, वही तो कह रहा हूं, 2 नहीं आएगा, कर दिया क्या हूं। ठीक है ना, तो ये उसी प्रकार से अब आप मैं बाइकार्बोनेट जो है, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये देता हूं एक और। NaHCO3
और KHCO3 जो है ये सॉल्ट के रूप में दिया जाता है, जो पेट की जो एसिडिटी होती है उसके लिए। अब ध्यान रखना कि इनका ज्यादा इस्तेमाल भी सही नहीं रहता है। ऐसा कभी कभार होता है कि जब कोई फंक्शन होता है तो या होटलों का जो खाना होता है वो काफी मसालेदार होता है और मसाले भी एसिड होते हैं, तो क्योंकि उस खाने के खुद के साथ ही एसिड होता है, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा HCl है जो हमारे पेट में है इसकी जरूरत नहीं रहती, रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये HCl फिर उस समय काम में नहीं आता, बचा हुआ रह जाता है शरीर के अंदर। तो ये कभी कभार की एसिडिटी है, अगर इसको मिटाने के लिए अगर आप ये लेते हैं ये, तो इस केस में तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसके आदी हैं, तो कंटिन्यू आपको इनको बोलते हैं एंटी एसिड प्रति अम्ल, तो ये अगर आप कंटिन्यू इनके प्रति अम्लों के आदी हैं एंटी एसिड के, तो ध्यान रखना हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है एडेप्टेशन का, अनुकूलन का, प्रतिरोध करने का, कि जब आप बार बार रोजाना इसको ले रहे हो तो फिर हमारे शरीर में जब ये HCl रोज रोज कम होने लगेगा तो शरीर का ये सिस्टम होता है कि ये शरीर जो है हमारा ये और ज्यादा HCl जो है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर देगा। तो फिर आप एक इनो की पूड़ी खा रहे थे, अब फिर भी आपकी एसिडिटी नहीं मिटेगी, फिर आपको 2 खानी पड़ेगी क्योंकि अब HCl ज्यादा बन रहा है। फिर आप 2 भी मान लीजिए खाना शुरू कर देंगे, फिर कुछ दिन होंगे, शरीर जब देखेगा तो शरीर में प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, रेजिस्टेंस की पावर होती है, तो फिर ये और ज्यादा HCl बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये एसिडिटी की प्रॉब्लम फिर बढ़ती जाएगी। तो ये इनका बार बार भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर ये एसिड जो है इसकी एसिडिटी हो गई है तो फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर ऐसी दवाएं देता है कि हमारे अमाशय की दीवारें ये HCl बनाती है, ठीक है ना। अमाशय जो होता है, स्टोमक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उस स्टोमक की दीवारें जो है इसको प्रोड्यूस करती है HCl को। तो फिर डॉक्टर ऐसी दवाएं देता है कि वो उन दीवारों पे असर करती है और वो HCl का प्रोडक्शन है उसको क्या करती है, कम करती है। ये तो टेम्पररी इलाज है। परमानेंट क्या है कि अगर ज्यादा HCl बनने लग गया, परमानेंट एसिडिटी होने लग गई, तो फिर डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, वो इस तरह की दवाई देगा जिससे आपके अमाशय की दीवारें ज्यादा एसिड प्रोड्यूस ना करे। तो ये ज्यादा भी इनका सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये अम्लों के विशेषता है। अब यहाँ पर ये केमिकल तौर पे हम कैरेक्टरिस्टिक हैं और देख रहे हैं, और इनको कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी इनको करके देख सकता है। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये, यानी कि लैब में भी एक 10वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इनको कर सकता है। अब आगे लिखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आरेनियस। तो आप पॉइंट तो अगला लिख लें, लेकिन उसकी हेडिंग होगी पॉइंट के आरेनियस धारणा। हाँ, मैंने कहा ना आप बैलेंस अपने आप कर लो, मैं नहीं बता रहा बैलेंस करना, क्योंकि बैलेंस आप खुद कर लें, आपको पता चल जाएगा, ताकि बैलेंस करना भी आ जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं आपको बैलेंस करना। आरएनएस धारणा, ये आरएनएस के स्पेलिंग है, क्योंकि कई बार उसमें थोड़ा बहुत कोई हेरफेर होता है ना हिंदी में, तो इस वजह से इंग्लिश देख लें, तो उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी हेडिंग में इंग्लिश भी लगाते हुए रखें। लिखिए, आरएनएस के अनुसार, आरएनएस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं आरएनएस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं
जो जलीय विलयन अब देखिए ये जलीय विलयन है, कल क्वेश्चन में आया था, इसका निशान होता है AQ, ये ब्रैकेट में आप लिख लेना, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस। जो जलीय विलयन में H प्लस और इस H प्लस का नाम होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। जो प्रोटॉन हम पढ़ चुके हैं ना, H प्लस क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस यानी ब्रैकेट में लिखिए प्रोटॉन, और ये H प्लस क्योंकि एक आयन भी है तो इसको आप क्या कह सकते हो, H प्लस आयन। जब ऐसे बोलेंगे तब बोलेंगे H प्लस आयन, और वैसे हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन देते हैं। तो लिखिए जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। यानी जो H प्लस देते हैं, अब सीधी सी बात है कि जो H प्लस देते हैं तो उसमें H प्लस होना भी चाहिए। तो अगर आप HCl को पानी में डालेंगे तो पानी में HCl को डालेंगे तो ये H प्लस देगा। अब H प्लस देगा तो देखिए ये 0 था, 0 में से 1 कम हो गया, 0 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, -1। तो Cl पे क्या होगा, -1। वैसे आपको पता है कि Cl पे -1 होता है। अगर ये आयन बनेगा तो दूसरा भी आयन बनेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि इस पे प्लस होगा, उस पे माइनस होगा। जैसे H2SO4 है, ये H2SO4 H प्लस देगा, लेकिन इसमें 2 H है तो इसमें से एक H निकलेगा तो ये क्या बन गया, HSO4 -1। ध्यान रखना SO4 पे -2 होता है, लेकिन SO4 माइनस में 2 और दूसरे H पे भी प्लस होता है, ये दोनों मिल गए -2 और +1 कितना हो गया, इस वजह से इस पे -1। इसी तरह HNO3, ठीक है। तो जनरली अम्लों के आगे H लगा हुआ होता है, लेकिन एक आधे अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक तो H ज्यादा होते हैं, दूसरा जो H प्लस होता है इस H में प्लस नहीं है, ये COOH जिसमें होता है वो भी एसिड होता है, ध्यान रखना। तो ये COOH जो है, ये जो H प्लस देता है ये वाला H होता है, तो ये H प्लस देगा और पीछे क्या बच जाएगा, CH3COO, और H प्लस जिसमें से भी निकला उसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस तरह से ऐसे भी एसिड होता है जिसमें क्या होता है, COOH होता है, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक HCOOH भी है, तो आपको तो COOH याद रखना है कि COOH है वो एसिड होता है। तो HCOOH भी अगर H प्लस दे देगा और COOH में से H जाएगा तो बाकी हिस्से में क्या बचा, HCOO माइनस, इस तरह से। अगला नेक्स्ट, अम्लों के प्रकार। लिखिए अम्ल ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर
निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल यानी कि ऑक्सी एसिड। लिखिए ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। देखो इन अम्लों में OH समूह होता है, इन अम्लों में OH समूह होता है। इन अम्लों में OH समूह होता है, माइनस नहीं है, इस पे माइनस नहीं होता, अम्लों वाले OH में माइनस नहीं होता। अब आप देख लें कि बस आपको कोई ज्यादा इसमें नहीं है, देख लेना ऐसा अम्ल हो जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, HCOOH है, H3PO4 है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो वो ऑक्सी अम्ल है। बस KOH अम्ल नहीं होता, क्षार होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके अम्लों के, लेकिन पहचान आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैंने कहा ना कि सारे उदाहरण लिखाए नहीं जा सकते, और लिखा तो चलो मैं दूंगा भी, लेकिन आपसे याद नहीं किए जाएंगे फिर, इसलिए पहचान इंपॉर्टेंट है कि हमें पहचान याद होनी चाहिए। दूसरा लिखिए सेकंड, हाइड्रा अम्ल। इंग्लिश में हाइड्रा ही है, इसलिए आपको इसकी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। हाइड्रा अम्ल लिखो ऐसे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। और आप ब्रैकेट में लिख लेना, अर्थात इनमें ऑक्सीजन नहीं होता, अर्थात इनमें ऑक्सीजन नहीं होता। जैसे कि HCl, HCN, ये ऐसे एसिड हैं, HBr, HF, HI, ये ऐसे अम्ल हैं जिसके अंदर क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रा या हाइड्रा हाइड्रोजन से ही बना है।
अब आगे लिखिए, कुछ अम्ल, अब आगे ये पॉइंट पूरे हो गए, ठीक है ना। कुछ अम्ल हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और कुछ अम्ल लाभदायक भी होते हैं। अब आप एडिंग लगाएं, लाभदायक अम्ल, कुछ लाभदायक अम्ल, लाभदायक का मतलब यहां यही है कि आप जिनको खा सकते हो, जनरल मतलब यहां ये है कि जिसको खा भी सकते हो, जैसे कि CH3COOH। अच्छा, इसके आगे एक लाइन लिख लेना, पहले लाभदायक अम्ल के साथ एक लाइन लिख लेना कि सामान्यतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं, सामान्यतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल का क्या मतलब है कि ये कम H+ देते हैं। अब देखिए H+ देता है अम्ल, कितने देता है, कोई ज्यादा देता है, कोई कम देता है, तो जो कम देते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। बस आपके लिए इसका मतलब यही है, हालांकि काफी विस्तार बड़ा मामला होता है कि आगे जब हम pH पढ़ेंगे तो pH में पढ़ेंगे कि दुर्बल की पहचान कैसे होती है, लेकिन फिलहाल आपके लिए बस यही है कि भाई यहाँ जो ये H+ देते हैं, ये H+ कम संख्या में देते हैं, इस वजह से ये दुर्बल होते हैं। तो सबसे पहले ये CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और ये कहां पाया जाता है ये भी लिख लेना, ये सिरका जो है, सिरका, सिरके में उपस्थित होता है, ये सिरके में उपस्थित। और ये भी लिख लेना, इसमें सिरके जैसी गंध होती है, सिरका कहते हैं विनेगर इंग्लिश में, विनेगर। ध्यान रखना कि ये जो सिरका है, सिरका अचार वगैरह जो होते हैं, ये अचार, मुरब्बा, चटनी वगैरह, ये चीजें जो होती है, इनमें इनको कीटाणुओं से बचाने के लिए, बल्कि सिरके का अपना एक टेस्ट भी होता है खुद का भी, तो उनके जो स्मेल होती है वो जनरली वो सिरके की स्मेल होती है उनके अंदर। और सिरके में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके, पुराने जमाने में पहले लोग, ये सब्जियां नहीं बनती थी रोजाना लोगों के घरों में, ध्यान रखना, पहले जो रोटी होती थी वो रोटी या तो नमक से खाई जाती थी, गोश्त भी बनता था, तो इस तरह से हमारी तरह ये मसालेदार जो हम लोग बनाते हैं वैसा नहीं होता, सिर्फ उबाल लिया जाता उसको, या थोड़ा बहुत कोई उसमें कुछ मसाला मिला देते तो वो फिर सालन हो जाता, लेकिन ऐसे भी खाने कभी कभार ही बनते थे, मतलब, ठीक है ना। इसीलिए हदीस में भी ये सिरके को घर में रखना चाहिए, इसकी फजीलत आई है कि सिरका जिस घर में रहता है तो शायद उसमें फाका नहीं आता उस घर में।
ठीक है ना। तो ये सिरका जो है सब्जी के स्थान पे, जैसे आज हम लोग अचार रखते हैं, वैसे सिरका पहले लोग घरों में रखा करते थे। आजकल तो इसका यूज कम हो गया है। चलिए आगे लिखिए, लैक्टिक अम्ल। इनके फार्मूले बड़े बड़े होते हैं, वो फार्मूले नहीं लिखा रहा मैं आपको, ठीक है ना, और ना वो आपके 10वीं लेवल तक पूछे जाएंगे आपको। लैक्टिक अम्ल लिख लेना, दही में उपस्थित। ये दही के अंदर होता है, क्योंकि लैक्टम वर्ड का मीनिंग ये दही होता है। लैक्टिक अम्ल दही में उपस्थित। उसी तरह टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल जो टार्ट्रम एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है इमली, तो ये इमली में उपस्थित होता है। इनके फार्मूले काफी बड़े बड़े होने की वजह से आपके 10th लेवल तक नहीं पूछे जाएंगे, 12th लेवल तक भी नहीं पूछे जाते। ये टार्ट्रिक अम्ल के तो इतने बड़े बड़े हैं, इसलिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस में होता है। फिर एक सिट्रिक अम्ल, ये सिट्रिक अम्ल जो होता है एक पौधों की पूरी फैमिली है, ठीक है ना, जिसको सिट्रस फैमिली बोलते हैं, सिट्रस कुल हिंदी में। इस सिट्रस कुल के जो पौधे होते हैं, सिट्रस कुल के पौधों के फल में उपस्थित, सिट्रस कुल के पौधों के फल में उपस्थित। अब ये सिट्रस कुल के पौधे कौन से होते हैं, 2-4 के नाम लिख लो। नींबू, संतरा, मौसम्बी, कीनू, ये सब संतरे, हम इनको संतरा ही बोलते हैं सबको, हालांकि ये अलग अलग चीजें हैं। नहीं, कैरी यही वाला होता है, 2-3 तरह के उसमें मिक्स होते हैं। क्या? हाँ, वो एस्कार्बिक एसिड जो है ना, वो विटामिन सी का नाम है, तो वहां इसकी नहीं बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। लिख लो चाहो तो, ये बात आई गई है तो फिर आप लिख लें कि लिखिए संतरा और आंवला, ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, ध्यान रखना। आंवला जो है, हाँ नीचे लिख लें, संतरा, आंवला, और एक और चीज होती है, कौन सी भूल गया मैं, हाँ मिर्ची, मिर्ची, हाँ हरी मिर्ची, मिर्ची हरी होती है, वो लाल तो उसको सुखा के बनाई जाती है। मिर्ची वो एक ही होती है, पौधे से एक ही तरह की प्राप्त होती है। मैं एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, इस एस्कार्बिक अम्ल का ये किसका नाम है, विटामिन सी तो एक जनरल नाम है, लेकिन इसका केमिकल नाम है एस्कार्बिक अम्ल। में एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी होता है। चलिए आज ये इतना ही, क्योंकि याद करने का